नमस्कार दोस्तों, सिविल्स लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास शुरू करने से पहले हमारे साथी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने RS 2023 की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर TSP एरिया में 13th रैंक हासिल की है। और उससे पहले आपको पता ही है कि वो वीडियो में थे, उससे पहले वो पटवारी में रहे हुए हैं। मेरे साथ उन्होंने SI क्लियर किया है। तो काफ़ी लंबे स्ट्रगल को पार करते हुए जब ऐसी अंतिम सफलता हासिल होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और वही मज़ा है जिसकी वजह से आज शायद हमारी जो क्लासेज है थोड़ी डिले हो गई है। पर ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच राह में छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये जो टारगेट है वो हम ज़रूर वहाँ से कंटिन्यू हम पढ़ाई करेंगे। बस दिवाली थी, थोड़ा ये भी था, इस वजह से हम थोड़ा डिस्टर्ब रहे हैं। और एक बार फिर से हम प्रवीण जी को बहुत 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 बधाई देते हैं इसके लिए। साथ में अब हम थोड़े अपने क्लासेज को रेगुलर रखेंगे, साथ ही वो अभी थोड़े टाइम में आएंगे, आपके साथ वापस जुड़ेंगे और वो कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ आपको नई चीज़ें बताएंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे। उन सभी के साथ हम आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें और आपके लिए कुछ नया ताज़ा हम लाते रहेंगे। जब तक जितना हम कर पाएंगे आपके लिए उतना हम 100% देंगे। और इसी के साथ आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अध्याय 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने धारा 1 से लेकर 75 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है नगरपालिका वित्त एवं निधि। और इसमें धारा हम पढ़ेंगे 76 से लेकर 89A तक। 89 और 89A दो धाराएं हैं, तो 89A तक हम आज इसमें कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो नगरपालिका की जो फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, कैसे वो खर्च करता है, उसके पास एक निधि होती है जिसे नगरपालिका निधि कहते हैं, वो कैसे रेगुलेट होती है, कैसे कार्य करती है, उससे पेमेंट कैसे दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, धारा 76 से लेकर 89A तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ धाराएं हैं उनको कंटिन्यू देख लेते हैं, कौन कौन सी है वो हमारी धाराएं। सबसे पहले बात करते हैं हम धारा नंबर 76 की, जिसके अंदर राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये हमारे स्टेट पॉलिटी का पार्ट है, जिसमें हम आयोगों के अंदर इसको डिटेल में चर्चा करते हैं और ये हम आपके पॉलिटी सेक्शन में पढ़ लेंगे अपन। तो उसमें वित्त आयोग का क्या रोल रहता है, वो कैसे अपनी रिपोर्ट पेश करता है, वो सारी बातें हम 76 के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास धारा नंबर 77, जो कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। राज्य वित्त आयोग क्या करता है? हमारा मेनली उसका काम होता है सिफारिशें करना। वो राज्य विधानमंडल को सिफारिशें करता है बहुत सारी, और उन सिफारिशों को क्रियान्वयन कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा उनको क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वो किसके अंदर दिया हुआ? 77 के अंदर। फिर आती है हमारी धारा नंबर 78, जिसके अंदर राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। किसे दी जाती है? नगर पालिकाओं को। तो उसके बारे हम 78 में पढ़ेंगे। 79 में नगर पालिका निधि की बात की जाती है। तो नगर पालिका निधि क्या होती है? जैसे कि हमारे राज्य के पास राज्य की संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोष होते हैं, लोक लेखा निधि होती है। उसी तरह से नगर पालिका के पास भी अपना खर्चा उठाने के लिए या जो भी उसे टैक्स से या शुल्क से जो भी प्राप्त होता है उसे रखने के लिए एक कोष होता है जिसे नगर पालिका निधि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है धारा नंबर 80, जिसके अंदर नगर पालिका निधि का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, कहाँ कहाँ किया जाएगा, उसकी चर्चा हम धारा 80 के अंदर करते हैं। उसके बाद धारा नंबर 81 है, जिसमें नगर पालिका निधि में से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में शामिल नहीं हो। जब तक कि बजट में वो पेश नहीं किया जाता तब तक नगर पालिका निधि में से 1 रुपया भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर आता है धारा नंबर 82, जिसके अंदर क्या है? लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगर पालिका निधि में अस्थायी भुगतान किया जा सकता है। यानी अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, जनता की भलाई के लिए हैंड टू हैंड कोई पैसा खर्च करना है और उसका बजट में प्रावधान तो किया नहीं होगा, भाई इमरजेंसी में कोई काम आया, तो उस कंडीशन में पेमेंट यूज किया जा सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस है उनकी डिटेल हमें 82 के अंदर पढ़ते हैं। फिर आज पढ़ते हैं हम धारा नंबर 83, जिसमें क्या है? नगरपालिका की सीमाओं के बाहर वे उपगत यानी करने की शक्ति। यानी नगरपालिका के अंदर तो काम कर ही सकते हैं, पैसा खर्च कर ही सकते हैं, नगरपालिका का अगर बाहर जाके आपको पैसा खर्च करना है तो वो कैसे किया जाएगा, उसकी चर्चा हम धारा 83 के अंदर करते हैं। फिर बात करते हैं धारा 84 के अंदर, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगरपालिका निधि का विशेष उपयोग। कोई स्पेशल कंडीशन है, कुछ अलग ही चीज़ आ गई आपके पास, तो स्पेशल प्रयोजन के लिए स्पेशल कंडीशन में कैसे आप पैसे यूज कर सकते हो, उसकी बात हम 84 के अंदर करते हैं। फिर आती है धारा नंबर 85, जिसके अंदर लेखाओं का संचालन दिया गया है। क्या दिया है? लेखाओं का, यानी जो भी पैसा खर्च होगा भाई उसमें लिखेंगे तो सही ना, भाई हम रोज अपन तो नहीं करते घरों में,
लेकिन अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे या अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में देखें आप, या अगर आप धंधे वाले हैं मतलब बनिया वगैरह है, तो आपको पता होगा कि वो एक बना के रखते हैं कि आज हमने इतना सामान दिया है, इतना लिया है, वो सारा डाटा बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, बही बोलते हैं। तो जैसे बही होती है वैसे ही नगर पालिका निधि में भी एक बही होती है, और उस बही के अंदर वो सारा क्रेडिट डेबिट सब मैनेज करके रखते हैं। फिर लास्ट आता है 86। 86 में क्या है, तो अधिशेष धन का निवेश, यानी जो पैसा एक्स्ट्रा बच गया, मतलब सरकार के पास पैसा आया टैक्स वगैरह से, उसने यूज किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो जो पैसा बच गया किसी काम के बाद, तो उस पैसे का यूज कैसे किया जाएगा, तो वो सारी बात किस में लिखी है, 86 के अंदर लिखी है। फिर आता है 87, जिसमें नगर पालिका का बजट प्राकलन तैयार करना। वेरी इंपॉर्टेंट धारा है कि भाई बजट तैयार करने की जो प्रोसेस है वो 87 से स्टार्ट हो जाती है। फिर 88 के अंदर नगर पालिका के बजट प्राकलन की मंजूरी, जो बजट तैयार किया है उसको मंजूर किस प्रकार किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, उसकी बात की जाती है 88 के अंदर। फिर आता है 89, बजट अनुदान की परिवर्तित करने की। बजट में बजट अनुदान है, अगर उसके अंदर कोई चेंज लाना है, कोई भी परिवर्तन करना है, तो वो कैसे किया जाएगा, वो 89 के अंदर बताया गया है। और लास्ट हमारी जो धारा है 89A, नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि। तो ये भी क्या है, एक फंड अलग से, जो नगरों के अंदर से गाँव के अंदर गरीब होते हैं उनके लिए तो पंचायत ध्यान रखती है। उसी प्रकार से नगर पालिकाओं के अंदर भी जो गरीब है, नगरीय गरीब है, जो ठेले वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका ध्यान रखने के लिए एक आधारभूत सेवा निधि करके एक फंड बनाया जाता है, और उसके माध्यम से उनको बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम धाराएं अध्याय नंबर 5 के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक जो धारा है उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उनको डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी धारा नंबर 76, जिसके अंदर हमको दो धाराएं एक साथ याद रखनी है, 76 और 77। ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने अलग अलग लिखी है, साथ में एक साथ भी लिखी हुई है। बता देता हूँ, देखो क्या है। राज्य वित्त आयोग ये क्या करता है, तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल को सिफारिशें की जाती है। राज्यपाल को क्या करता है, राज्य वित्त आयोग आता है और राज्यपाल जी को बोलता है भाई साहब ये मेरे हिसाब से काम होने चाहिए। राज्यपाल जी सुनते हैं, वो सुन के किसको बताते हैं, ये भेजते हैं राज्य विधानमंडल के सामने। वो सिफारिश किसके पास रखते हैं, राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा के पास ये बातें पहुंचाते हैं। क्या क्या बातें होती है कि भाई देखो, राज्य द्वारा वसूले शुद्ध आगम, यानी राज्य के पास राज्य पूरा पैसा राज्य इकट्ठा करता है। ठीक है, जैसे कि अपन नहीं पढ़ते केंद्र और राज्य मिलके बंटवारा करते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर पढ़ते हैं, ये कभी बात पढ़ी हो आपने, याद हो आपको। तो वित्त आयोग का मेनली काम होता है कि राज्य और नगर पालिका या पंचायत के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसों का। ठीक है, उसी तरह से सेंट्रल भी ये काम करता है। सेंट्रल क्या करता है, राज्यों और केंद्र के बीच में पैसों को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये क्या होता है, तो राज्य द्वारा वसूले गए शुद्ध आगम, यानी जो टैक्स, फीस और टोल टैक्स उसने वसूल किया है, उसका राज्य एवं नगर पालिका के मध्य वितरण किया जाता है। यानी राज्य ने मान लो 100 करोड़ रुपये कमाए टैक्स से और बाकी चीज़ों से मिला के, तो फिर बहुत सारे नगर पालिका और पंचायत भी है, तो इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितने परसेंट इनको देना है, कितना 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 दिया जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, तो इसकी सिफारिश कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को ऐसी सिफारिश करता है। तो सिफारिश नंबर 1 कंप्लीट। सिफारिश नंबर 2 ये क्या होता है, तो राज्य की संचित निधि से नगर पालिका को अनुदान। एक तो बंटवारा हो गया पैसों का, उसके बावजूद भी अगर राज्य सरकार चाहती है तो किसी स्पेशल काम के लिए उनको क्या दिया जा सकता है, अनुदान दिया जा सकता है, ग्रांट, जिसके लिए मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि हर बार देगी या उतना ही देगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बंटवारा तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा, लेकिन यह अनुदान अपनी मर्जी से देती है राज्य सरकार। ठीक है, और कहाँ से देती है, संचित निधि में से देती है। फिर नगर पालिका को टैक्स, फीस, टोल का हस्तांतरण करना। इसके अलावा ये तो खुद ने वसूल किए वो दे दिए, इसके अलावा क्या करती है राज्य सरकार, नगर पालिकाओं को खुद को भी टैक्स वसूल करने की पावर दे देती है, हस्तांतरण कर देती है कि भाई इस तरह का टैक्स अब तुम वसूल कर लेना, या ये जो टैक्स है या जो ये फीस है वो तुम ले लेना, या जो टोल है वो तू रख लेना तेरे पास। ठीक है, तो ये वाला हो जाता है नंबर 3 का कार्यक्रम। नंबर 4, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिश कर सकता है कि भाई इस नगर पालिका की हालत थोड़े टेढ़े मेढ़े, इसको थोड़े पैसे ध्यान से खर्च करने चाहिए, कम खर्च करने चाहिए, इस जगह पे ज़्यादा खर्च करनी चाहिए, इधर कम करने चाहिए। तो इन सभी तरह के सुझाव कौन दे सकता है, राज्य वित्त आयोग देता है, किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल विधानसभा में रखता है और वो नगर पालिका के पास पहुंचा दी जाती है। तो ये 4 तरह की सिफारिशें करता है राज्य वित्त आयोग। कौन कौन सी, वापिस रिपीट कर लो। राज्य और नगर पालिका के बीच में पैसे बटेंगे, राज्य नगर पालिका को अनुदान देगा। फिर तीसरे नंबर पे राज्य नगर पालिका को टैक्स वगैरह खुद ही वसूल करने की पावर दे देता है। और 4th नंबर पे जो नगर पालिका की फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए उपाय दिए जाते हैं। हो गई 4 बातें खत्म। ठीक है, 1 2 3 4। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 77। अब देखो मैंने बोला 76 और 77 ऑलमोस्ट एक जैसी, कैसे, क्यों, देखो
राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन करना। पर राज्य वित्त आयोग ने दिया गवर्नर साहब को, गवर्नर विधानसभा में विधानमंडल में रखता है, विधानमंडल से राज्य सरकार के पास जाती है बात, और राज्य सरकार इसको क्या करता है, क्रियान्वित कर सकता है, क्रियान्वित यानी इंप्लीमेंट करता है। कैसे होता है ये कार्यक्रम, देखो अपन ने पहले क्या स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि राज्य द्वारा शुद्ध आगम यानी जो टैक्स वगैरह वसूल किया जाता है उसका नगर पालिका में बंटवारा किया जाता है, करना है। ये बात तो कौन बता देगा, वित्त आयोग। तो इसको इंप्लीमेंट यानी उसको नगर पालिका को दे कौन देगा, राज्य सरकार। यानी सिफारिश तो की एसईसी ने कि भाई ये काम करो, और राज्य सरकार क्या कर देता है, उसको कर देता है। भाई एसईसी ने बोला तो करो, और इसने ये कर दिया। तो यही बात इसमें लिखी है। एसईसी ने पहले क्या बोला कि पैसों का बंटवारा कर लो, इसने कर दिया, हो गया काम। फिर इधर बोला संचित निधि से नगर पालिका को अनुदान दो, इसने बोला दो, और इसने दे दिया, ले भाई दे दिया हमने। फिर आता है तीसरे नंबर पे, नगर पालिका को टैक्स वैक्स वसूलने की पावर दे दो, इधर बोला पावर दे दो उनको, और इसने दे दी ना भाई, हस्तांतरित कर दी। और इसमें बोला वित्तीय स्थिति सुधारो, तो इसने सुधार दी, सलाह दी, और उसने यूज कर लिया, लागू करवा दी। ये हो जाता है। आया समझ में। 76 और 75 और 76 ऑलमोस्ट सेम है। कैसे, यहाँ बोलता है एसईसी सिफारिश करता है, किसको करता है, गवर्नर को। गवर्नर से बात जाती है विधानमंडल, विधानमंडल जाती है राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार 77 में क्या करती है, इनको सिफारिशों को लागू कर देती है, या लागू करवा देती है। कितनी बातें, 4 बातें। क्या, पैसे का बंटवारा, अनुदान, तीसरे नंबर पे टैक्स वगैरह वसूलने की पावर, और 4th नंबर पे उसकी कंडीशन को सुधारने की बात। ठीक है, तो ये 4 बातें याद रखनी है, 2 चीज़ पता होनी चाहिए, बात खत्म। ये 76 और 77 आपका। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर, देखो मैंने ऐसे लिखा है इसको। 76 में एसईसी सिफारिश करेगा गवर्नर को, गवर्नर विधानसभा के सामने रखता है इसको, क्या रखता है कि स्टेट नगर पालिका को शुद्ध आगम में से हिस्सा देगा, संचित निधि में से अनुदान देगा, असाइन करेगा टैक्स फीस और टोल को, और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उपाय करेगा। फिर 77 में स्टेट गवर्नमेंट एसईसी की सिफारिश को क्या करवाती है, क्रियान्वयन करवाती है, हस्तांतरण कर देती है, मंजूरी दे देती है, कार्यभार सौंप देती है, और लागू करवा देती है। बात खत्म। तो ये बात बोली उनको, यहाँ इंप्लीमेंट हो जाती है, बात खत्म। आगे चले। फिर आती है हमारी धारा नंबर 78। ये क्या है, 78 के अंदर राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, मतलब राज्य सरकार क्या करती है, नगर पालिकाओं को फाइनेंशियल हेल्प करती है, वो बात 78 में लिखी है। ये क्या है, तो राज्य सरकार क्या करती है, एक तो नगर पालिकाओं को अनुदान देती है, क्या देती है, ग्रांट। अपन ने ऊपर भी पढ़ा ये बात, और यहाँ पर सेम बात वो वापस लिखी हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार क्या करती है, स्कीम या शर्तों के द्वारा अनुदान जारी करती है। भाई वित्तीय सहायता का मतलब एक तरह से ग्रांट ही होता है, लेकिन वो ग्रांट किस तरह से देगी, तो एक तो डायरेक्ट ग्रांट दे दिए, डायरेक्ट पैसे सौंप दिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने, भाई पैसे ले ले तो आराम से तेरा खर्चा चला। एक तो ये होता है भाई बेटे को, एक तो होता है किताब के लिए पैसे दिए, 500 रुपये बेटा इसकी ये किताब खरीद लेना, एक कि भाई महीने का खर्चा चलाना है तेरे को, ये 2000 रुपये एक साथ ले, होता है। तो ये वो 2000 है जो एक साथ दिए ना उसको, कि भाई तू वो किसी भी काम में यूज़ कर सकता है, खाने में, पीने में, किताब खरीद, डांस कर, कुछ भी कर, वो 2000 रुपये इसमें काम आएंगे। लेकिन बोला कि 500 रुपये खर्च करने हैं, वो किताब ही खरीदनी है, उसकी बुक खरीदनी है, तो वो क्या होगा, कंडीशन, शर्तों के साथ, या कोई स्कीम बोली उसके तहत काम करवाया राज्य सरकार ने नगर पालिका से, तो इसमें क्या कंडीशन शामिल है, शर्त शामिल है, वो 500 रुपये किताब वाले। आगे समझ में। फिर ये क्या है, राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय योजना में सम्मिलित स्कीम हेतु अनुदान, जैसे कि ये क्या है कि आपकी फीस देनी है, कोचिंग की फीस देनी है, कोचिंग की फीस देनी है, और ये कोचिंग की फीस भाई 3 टुकड़ों में देनी थी। एक किस्त तो पहले दे दी अंकल ने, और अब 2 किस्त, सेकंड और थर्ड किस्त, तो सेकंड किस्त का नंबर चल रहा है अभी। वार्षिक विकास योजना है, एक साल में 3 किस्त देनी थी, विकास योजना समझ लो ऐसे कि एक साल में 3 किस्त देनी थी, 4-4 महीने गैप में, पहली किस्त दे चुके हैं, दूसरी किस्त का नंबर था। मैं सम्मिलित स्कीम, सेकंड नंबर की स्कीम हेतु अनुदान, इसके लिए पैसे दिए अंकल जी ने। आगे समझ में। तो मान लो एक तो फीस के मामले में पैसे दे रहे हैं, तो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। मान लो 50,000 दिए यहाँ पर अंकल ने, इतनी महंगी है भाई आजकल, फ्री वालों को सुनती नहीं है ना कोई, तो 50,000 यहाँ सरकार को दे दिए। फिर बुक के लिए पैसे दिए तो सेकंड नंबर की कंडीशन में आ जाएंगे कि भाई कंडीशन लगा के पैसे दिए, और फर्स्ट यानी उसको महीने भर के खर्चे के लिए दिए, तो वो फर्स्ट वाली कंडीशन में, यानी किसी भी काम में ले सकता है उन पैसों। आगे समझ में। ये सारी बातें मैंने कुछ टफ नहीं बोला है, सिंपल इतने ही बोला है कि जैसे एक पिताजी अपने बेटे को पढ़ने के लिए अलग अलग टाइप से पैसे भेजते हैं, उसी तरह से राज्य सरकार भी नगर पालिकाओं के इस प्रकार से अनुदान देती है। वो पैसे वापस पापा आपसे मांगते थोड़ी है, नहीं मांगते ना, वैसे ही राज्य सरकार उन पैसों को वापस नहीं मांगती। पहली कंडीशन क्या दी है कि राज्य सरकार नगर पालिका को सीधा अनुदान दे देती है, उसमें कोई कंडीशन या कुछ और अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि आपको पिताजी 2000 रुपये महीने का खर्च दे देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन है, राज्य सरकार कोई स्कीम के तहत या किसी शर्त के तहत आपको पैसे देते हैं, वैसे जैसे कि पिताजी आपको बोलते हैं कि 500 रुपये ले बेटा और आप किताब खरीद लेना। फिर आता है तीसरी कंडीशन, इसमें क्या होता है, तो राज्य सरकार
किसी विकास योजना, कोई पूरे साल की एक योजना बनाई है और उसके अंदर किसी स्कीम के लिए आपको पैसे दिए, जैसे कि आपको पूरे साल के अंदर 3 किस्त देनी थी कोचिंग में और पहले दे चुके हैं अंकल, दूसरे नंबर की किस्त आपको देनी है, तो दूसरे नंबर की किस्त के लिए आपको 50,000 डालने हैं अंकल ने, तो 50,000 उसी में काम आएंगे। आगे समझ में ये बात? ये 3 चीज़ें 3 तरीके से मैंने आपको समझा दी। तो ये 78 कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। फिर आता है हम धारा नंबर 79 के अंदर, ठीक है, नगरपालिका निधि के अंदर इस पर बात की गई है। तो जो नगरपालिका निधि है वो नगरपालिका के पास न्यासता आधारित होती है, यानी उसका ट्रस्टी होती है। क्या होती है उसकी? ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, सिंगल लाइन आ सकती है। क्या नगरपालिका की ट्रस्टी होती है, जो ट्रस्टी होती है, जो मालिक होती है, कुछ भी लिखा आ सकता है। तो ये याद रखना है कि जो नगरपालिका का जो पैसा होता है वो उसके पास एज ए ट्रस्टी रहता है, नगरपालिका उस धन को एज ए न्यासधारिता करती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा पैसा आता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के पैसा आता है इसमें। एक तो एक्ट के तहत वसूला गया समझधन। भाई इस एक्ट के तहत जितने भी जुर्माने हैं, जितने भी प्रभार है, यूजर चार्जेस हम आगे पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर है, जितने भी फीस है, जुर्माने हैं, इसके अलावा कोई जैसे कि लाइसेंस जारी किया उसमें से कोई पेमेंट मिला है, किसी भी तरह से कोई पैसा इस एक्ट के तहत उनके पास आ रहा है, तो सारा का सारा किस में आ जाता है? नगरपालिका निधि में आता है। इसके अलावा भी, ये तो है ही एक्ट के तहत, इसके अलावा भी अन्य किसी स्रोत से कोई भी पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा पैसा जमा होता है किसमें? नगरपालिका निधि में जमा होता है, ठीक है। फिर नगरपालिका की प्राप्ति एवं व्यय के लेखा शीर्ष, मतलब नगरपालिका कहाँ कहाँ से पैसे प्राप्त करती है और कहाँ कहाँ खर्च करती है, इनके लिए क्या बना रखे हैं? एक लेखा शीर्ष बोलते हैं अकाउंट हेड, अकाउंटिंग हेड बोलते हैं उनको। जैसे कि अकाउंटिंग हेड होता है 05, ये होता है एक ऑफिस एक्सपेंस के लिए, मतलब आपको अगर जॉब में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 05 किस काम में आता है, ऑफिस के एक्सपेंस के। अगर 19 आता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के लिए आता है। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? हेड होते हैं। जैसे कि अभी आप अगर अकाउंटेंट हो तो मुझे पता है कि कौन कौन से हेड होते हैं, अलग अलग हेड से पैसा उठाना होता है। अगर आप किसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल का आपको पैसा उठाना है ऑफिस के अंदर, तो आप 19 हेड से ही उठा सकते हो और किसी हेड से पैसे नहीं उठा सकते। तो ये होता है सिस्टम। तो इसी तरह से क्या बनाए हुए हैं, नगरपालिका ने भी ऐसे हेड बनाए हैं कहाँ कहाँ खर्च करने होते हैं। तो एक होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पैसा खर्च का होता है। सीवरेज के लिए यानी जल निकास और मलवहन के लिए होता है। सड़क निर्माण के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए खर्चा होता है। इसके अलावा जो गंदी बस्ती है, जो स्लम है, उसके लिए भी खर्चा किया जाता है। वाणिज्यिक परियोजनाएं, कमर्शियल जो गवर्नमेंट कार्य करती है, उसके लिए खर्चा होता है। इसके अलावा अन्य एक सिंपल वाला लेखा शीर्ष भी होता है जिसमें बाकी सारे आइटम को ऐड कर दिया जाता है। तो कौन कौन से? 1 2 3 4 5 तो मेन है ही, और एक कॉमन बना रखा है सभी के लिए। एक होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक सीवरेज के लिए, एक रोड्स के लिए, एक स्लम्स के लिए और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके। प्रत्येक लेखा शीर्ष को राजस्व लेखा और पूंजी लेखा में विभाजित किया जाता है। राजस्व और पूंजी का मतलब समझ में आता है? राजस्व और पूंजी। तो राजस्व पूंजी का मतलब ये है कि राजस्व का मतलब ये है कि ऐसा खर्चा जिससे कोई संपत्ति क्रिएट नहीं हो रही है, ना ही कोई दायित्व लूज हो रहा है। इसको कैसे समझाऊं? जैसे कि मान लो, हाँ इसको ऐसे समझते हैं। देखो, पूंजी का मतलब होता है जिससे आप कोई सी चीज़ को बनाओगे। जैसे मान लो आपने घर बनाया, तो उससे क्या बनना? एक पूंजी बन गई, वो आपके लिए परमानेंट है, लाइफ टाइम चलेगी। मान लो आपने गोल्ड खरीद लिया, क्या खरीदा? पूंजी खरीदी आपने, और उसको कभी भी लिक्विडिफाई कर सकते हो, उसे बेच के वापस पैसा प्राप्त कर सकते हो। आपके पास जैसे कि आपने हॉस्पिटल बनाया गवर्नमेंट ने, तो हॉस्पिटल क्या आएगा? पूंजीगत में आएगा खर्चा। पर जैसे कि अगर नगर पालिका ने अपने कर्मचारी को बोनस दिया दिवाली का, या उनको सैलरी दी, या उनको कुछ भी पैसा देती है नगर पालिका, बोनस है नगर, या फिर सैलरी है, डीआरएस अलाउंस है, एचआर है, कुछ भी दे रही है, अगर ये सारी चीज़ें दे रही है तो उसमें सिर्फ खर्चा हो रहा है। ऐसा तो नहीं उसके बाद बस उसके काम उनके बदले काम कर देते हो, ऐसा तो नहीं उससे कोई संपत्ति बना दी हो उन्होंने, या कोई उसका दायित्व यानी लोन चढ़ा रखा तो वो लूज हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों ही काम यानी वो राजस्व खर्चा है, उससे सिर्फ मेंटेनेंस मैनेज होती है चीज़ें सारी। ऐसा खर्चा जिससे चीज़ें मैनेज की जाती है वो तो राजस्व में आ जाएगा। और ऐसी चीज़ें जिससे अपने को कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है, कोई चीज़ बिल्डिंग बन गई, या फिर हमारा जो लोन था वो चुकता हो गया, ये दिमाग में रखो 2-3 चीज़ें, उससे ऑटोमेटिकली आप राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, या राजस्व आय या पूंजीगत आय आप आराम से समझ पाओगे। आपको इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ये इकोनॉमिक्स में समझना होता है राजस्व और पूंजी वाला मामला, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ऐसा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी राजस्व लेखा और पूंजी लेखा तैयार किया जाता है इसके अंदर भी, ठीक है। जैसे कि अगर सड़क का काम करवा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो किस में आएगा? पूंजीगत के अंदर। मान लो कोई गंदी बस्ती के अंदर कोई सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस किस कोई काम की नहीं है, मतलब उससे कोई चीज़ बनती नहीं है, तो वो राजस्व के अंदर है। सर्विस दे रहे हैं तो सेवा दे रहे हैं, और स्लम बस्ती को हटाकर वहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं तो पूंजीगत में आएगा। जैसे कि सीवरेज के लिए काम कर रहे हैं, सीवरेज मतलब पूरा ढांचा बना रहे हैं,
ढांचा बना रहे हैं तब तो आ जाएगा पूंजीगत में, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए 4 कर्मचारी लगा रहे हैं, उन सैलरी दे रहे हैं तो आ जाएगा राजस्व के अंदर। ठोस अपशिष्ट बना रहे हैं, उसके लिए कोई जगह तैयार की, उसके लिए गाड़ियां खरीदी, वो किस में आएगा? पूंजीगत के अंदर। लेकिन अगर वहाँ पे कर्मचारी लगा रखे हैं या गाड़ी में रिपेयरिंग का काम किया तो वो राजस्व के अंदर आएगा। आया समझ में? ऐसा खर्चा जिससे कोई चीज़ पैदा हो रही है, बन रही है, वो तो पूंजीगत के अंदर, और ऐसा खर्चा जिससे सिर्फ मेंटेनेंस का काम हो रहा है, काम, वो खर्चा आ जाता है राजस्व के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 79 में नगर पालिका निधि, जिसमें हमने 2 बात पढ़ी। क्या क्या कि इसमें पेमेंट कहाँ कहाँ से आता है? तो एक्ट के तहत जो भी पैसा प्राप्त होगा इसमें, तो वो इसमें चला जाएगा। साथ ही साथ अगर बाहर से भी कोई अन्य सोर्स से पैसा आ रहा तो वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर कितने लेखे हैं? तो इसके अंदर मेनली 5 और एक कॉमन लेखा है, कॉमन जो सबके लिए काम आता है। 5 में से एक तो होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक आता है सीवरेज वाला, एक रोड वाला है, एक स्लम वाला है और एक कमर्शियल प्रोजेक्ट वाला है। ठीक है, फिर इनको राजस्व और पूंजीगत में डिवाइड करके रखा जाता है। फिर आ जाता है धारा नंबर 80 या नगरपालिका निधि का उपयोग। इसके अंदर क्या दिया है? नगरपालिका निधि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा वो बात लिखी। तो नगरपालिका अधिनियम के तहत नियम और उपविधि के क्रियान्वयन हेतु यूज किया जा सकता है, या अन्य एक्ट के तहत भुगतान योग्य राशि के भुगतान हेतु इसका यूज किया जा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं भाई, इस एक्ट के जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इस एक्ट में बहुत जगह आप देखेंगे कि अपने को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है नगरपालिका को। जैसे कि अगर किसी से ज़्यादा पैसे ले ले तो उसको रिफंड करना हुआ, नहीं होगा भाई, अपन ने किसी से गलती से गलत पेमेंट ले लिया तो उसको रिफंड करना है। कोई जुर्माना लिया और वो जुर्माना गलत ले लिया तो उसको वापस देना पड़ जाता है कभी कभी। कोई फीस गलत ले लिया, ज़्यादा ले ली तो वापस देनी पड़ जाती है। तो ऐसा कोई खर्चा, या इसके अलावा नगरपालिका ने कोई कार्य करवाया उसके लिए पेमेंट देना है, तो इस एक्ट के तहत जो जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से कोई खर्चा करना है तो वो नगरपालिका निधि से किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य एक्ट से भी खर्चा, मतलब कोई एक दूसरा एक्ट है, जैसे कि मान लो जैसे कि लैंड एक्वायर करनी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, और उस एक्ट के तहत नगरपालिका ने कोई जमीन ली किसानों से, किसी से, तो उस जमीन के बदले मुआवजा दिया जाता है तो नगरपालिका निधि से दिया जाता है। वो इस एक्ट में तो नहीं लिखा है लेकिन एक्विजिशन एक्ट के अंदर लिखा है, तो इसलिए उस एक्ट के तहत भी पेमेंट किया जा सकता है इस निधि में से। ठीक है, 2 बात समझ में आ गई। तो इस एक्ट में जो जो रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से भी खर्चा किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोई और एक्ट ऐसा कहता है कि नगरपालिका निधि से पेमेंट होना चाहिए तो वहाँ से पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये धारा 80 के अंदर, 80 के अंदर लिखा हुआ है। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 81, 81। ये क्या कहता है? नगरपालिका निधि में से तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि बजट अनुदान में शामिल नहीं है। भाई जब तक पेमेंट नहीं हो सकता जब तक कि बजट के अंदर उसके बारे में नहीं लिखा हुआ था। भाई बजट के अंदर लिखा था कि इस साल ये रोड बननी है और इस रोड में ये ये मतलब ये रोड तो नहीं बननी है और इस रोड की मरम्मत करनी है, ये दोनों काम तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में पता चला बारिश आ गई और ये पुल टूट गया। अब सरकार ने पुल का लिए बजट तो नहीं रखा हुआ था, पुल टूट गया यानी इमरजेंसी है, तो क्या होगा? तो भी खर्चा किया जाएगा, लेकिन वो उसके क्या इमरजेंसी वाले के तहत किया जाता है। जैसे कि बजट में लिखा है तो कर देंगे, नहीं कौन कौन से मामले हैं जहाँ पर अपवाद भी लग जाते हैं, जैसे कौन कौन से देखो, कर व अन्य धन का प्रतिदाय, यानी मान लो किसी से टैक्स ज़्यादा वसूल लिया, यानी कर या अन्य धन, कोई और जुर्माना है, फीस है, यूजर चार्जेज है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसने वसूल कर ली तो उसका रिफंड किया जा सकता है बजट के अनुदान के बिना, बजट में कोई जरूरत नहीं है उसकी। संविदाओं या अन्य व्यक्ति द्वारा जमा, नगरपालिका द्वारा भूलवश संग्रहित या जमा समस्त धन का प्रतिसंदाय रीपेमेंट, यानी मान लो हमने संविदा भरते हैं, यानी निविदा भरते हैं, निविदा जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर नगरपालिका किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, अब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसके लिए एक निविदा निकालती है, जिसमें क्या होता है, एक बार ओपन नीलामी होती है जिसमें बहुत सारे आवेदन आते हैं और वो क्या करते हैं, धरोहर राशि जमा करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक पेमेंट जमा करते हैं, फिर वो निकलती है, पर्ची निकलती है, पर्ची भी निकालते हैं या फिर बोली भी लगाते हैं, दोनों काम होते हैं। और जिसका नंबर आ जाता है उसको तो ठेका दे देते हैं और उसके पैसे तो रख लेते हैं, धरोहर राशि तो। लेकिन जिनका नहीं निकलता, भाई एक तो नहीं, 10-12 लोग उसमें जमा कराते हैं, 15 लोग, 50 लोग भी हो सकते हैं, तो सब पैसे जमा कराते हैं। और जो अच्छा काम करके देने का वादा करता है और कम पैसे में काम करके देता है सरकार को, नगर पालिका को, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं। और जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं उनके जो पैसे हैं, धरोहर राशि है, वो वापस उनको लौटानी होती है, उनका रीपेमेंट करना होता है। एक तो वो हो गए। फिर नगरपालिका द्वारा भूलवश, गलत तरीके से या भूल गए, गलती से पेमेंट उन्होंने वसूल कर लिया तो उसको वापस रीपेमेंट करना। जमा समझ धन प्रतिसंदाय, रीपेमेंट करने वाला कोई पेमेंट है तो रिफंड और रीपेमेंट अगर हो रहा है तो वो मामले। राज्य सरकार द्वारा लोक हित में तत्काल अपेक्षित कार्य के लिए अस्थायी भुगतान, ठीक है, इमरजेंसी आ गए तो पेमेंट किया जा सकता है। खतरनाक रोग फैल गया है, प्राकृतिक और प्रौद्योगिकी खतरे के होने पर या किसी आवश्यक मामले में नगरपालिका विशेष उपायों पर भी खर्चा कर सकती है।
ठीक है। नगर पालिका के विरुद्ध किसी सिविल या दांडिक मामले में डिक्री के या आदेश के अधीन, मान लो नगर पालिका और किसी आदमी के बीच में कोई केस चल रहा था, कोर्ट केस, ठीक है, और उस कोर्ट केस में वो आदमी जीत जाता है और उसको अब नगर पालिका को अब न्यायालय ऑर्डर देता है कि आपको इसको पेमेंट देना है, तो भी उस कंडीशन में भी बजट में लिखा हो चाहे ना हो वो पेमेंट करना कंपलसरी होता है। तो कौन कौन सी पेमेंट है? एक तो रिफंड वाला पेमेंट है, एक रीपेमेंट यानी गलती से पेमेंट ले ले तो वापस करने वाला पेमेंट है। इसके अलावा अगर कोर्ट में कोई मामला चल रहा था, नगर पालिका हारती है, सामने वाला जीतता है तो उसको पेमेंट करना है, तो वो काम होगा। जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, कोर्ट वाला। आपने अगर मूवी देखी हो, कौन सी, अक्षय कुमार जी की मूवी है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर होता है वो, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको याद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके सामने एक म्यूनसिपल ऑफिसर रहती है, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो, तो वहाँ वो उसमें कोर्ट केस चल रहा होता है और वो जीत जाता है, रोड रोलर जीतता है, फिर इन द एंड उसको पैसे के बदले रोड रोलर दिया जाता है जो कि उसके गले की घंटी बन जाता है। तो वैसा ही मामला होता है ये, यानी जीता इसलिए मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उसको देना पड़ता है, वही कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। किसी दावे, वाद या अन्य विधिक कार्रवाई के समझौते के अधीन, मान लो कोई मामला चल रहा था और मतलब उसे हारा जीता का नहीं हो, दोनों ने मिलकर समझौता कर लिया और उस समझौते में पेमेंट देना है नगर पालिका को उसको, तो उस कंडीशन में भी ये काम होता है। इसके अलावा वेतन मजदूरियाँ होती है, भाई किसी से काम करवाएं तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वेतन मजदूरी है, वो भी बिना बजट के काम करना पड़ता है। ऐसे अन्य मामले जिसमें उपविधियों द्वारा निर्धारित किया गया है, वो सारी कंडीशन इसमें लागू होती है। तो कौन कौन सी है? एक तो रिफंड वाली, एक रीपेमेंट वाली है। इसके अलावा कर्मचारी उनके पेंशन पेमेंट है, उनका वेतन वगैरह है। इसके अलावा अगर कोर्ट में समझौता कर लिया तो भी, और कोई डिग्री आदेश के तहत वो हार गए नगर पालिका तो भी, दोनों कंडीशन में पेमेंट देना होता है। साथ में अगर कोई खतरनाक कंडीशन आ गई है, कोई रोग फैल गया है, कोई टेक्निकल गड़बड़ हो गई है, उसकी वजह से पेमेंट मतलब कोई खर्चा करना है नगर पालिका तो कर सकती है। इसके अलावा कोई अचानक से कोई गड़बड़ आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भी खर्चा कर सकती है। तो ये सारे काम हो सकते हैं। इसके बाद आता है 82 में लोक हित में तत्काल अपेक्षित कार्य के लिए नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान हो सकता है। ये बात अपन 81 में पढ़ी है, 82 में भी वापस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर भाई भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो बात है। तो राज्य सरकार क्या करती है, लिखित आदेश के तहत अगर नगर पालिका को बोलती है कि भाई साहब आपको लोक हित में काम करना है, तो नगर पालिका क्या करती है, अपने सीएमओ साहब को ऑर्डर करती है कि भाई कोई कार्य करवाना है इसमें तत्काल। जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की आशंका है कि बाढ़ आने वाली है, तो उस कंडीशन में क्या है, कुछ शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं या टेंट लगाए जा रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है वहाँ से, तो सारे काम मान लो राज्य सरकार ने नगर पालिका ऑर्डर दिया, नगर पालिका सीएमओ को ऑर्डर करती है कि वो फटाफट ये काम करवाओ, वो पेमेंट वो काम करवाया सीएमओ साहब ने, वो उसका नगर पालिका निधि से अस्थायी भुगतान होता है। ये ध्यान रखना, अस्थायी भुगतान, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि नगर पालिका थोड़ी देर के लिए उसको पेमेंट करती है, पेमेंट कर दिया सीएमओ साहब ने उसका, फिर क्या करती है, नगर पालिका निधि में जो भी पेमेंट किया ना नगर पालिका ने, वो सारा का सारा रीपेमेंट करती है। कौन? राज्य सरकार, अपनी पेमेंट निधि में से। आया समझ में कुछ? जैसे कि ये मान लो कि राज्य सरकार, मतलब आपके पिताजी है, आपके पिताजी ने आपको बोला कि बेटा तू मार्केट में है, तो तू वहाँ से सामान ले आना कुछ, ठीक है, इमरजेंसी थी पापा को, पापा ने तुमको बोला तुम्हें सामान ले आए, तो हमने अपनी जेब में से दिया, नहीं अपनी नगर पालिका निधि से, अपने आपके पॉकेट से दिया आपने। फिर आप घर आए और घर आते आपको पापा ने आपके पैसे वापस सौंप दिए। आई समझ में ये प्रोसेस? वैसे समझो, राज्य सरकार है, राज्य सरकार को इमरजेंसी है, इमरजेंसी में नगर पालिका को बोला भाई फटाफट ये काम करो, नगर पालिका ने सीएमओ साहब को बोला, सीएमओ साहब लाओ फटाफट ये काम कर दो, सीएमओ साहब ने काम करवा दिया और फटाफट नगर पालिका निधि से पेमेंट भी कर दिया। फिर ये कैसे किया? अस्थायी पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि थोड़े दिन बाद में उस पेमेंट को राज्य सरकार अपने निधि में से नगर पालिका निधि में ट्रांसफर सॉरी कर देती है, ठीक है। तो ये अस्थायी पेमेंट वाली कंडीशन कौन सी? धारा 82 के अंदर। फिर आ जाते हैं हम धारा नंबर 83। ये क्या है? तो नगर पालिका की सीमाओं के बाद व्यय उपगत करने की शक्ति। अब अपन ने पढ़ा भाई सारा पेमेंट नगर पालिका निधि के अंदर हो रहा है, अगर मान लो नगर पालिका के बाहर को खर्चा करना हो और वो भी नगर पालिका निधि से करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि नगर पालिका, राज्य सरकार क्या करती है, अनुमोदन करेगी और नगर पालिका के बाहर नगर पालिका संपत्तियों का सर्जन और रखरखाव करने के लिए क्या कर सकती है? अलाउ कर सकती है। तो सिंपल एक लाइन याद रखना, कौन करता है, इसकी पावर कौन देता है? राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद ही सारा काम हो सकता है, ठीक है। राज्य सरकार से अनुमोदन करवा लिया तो सारा काम हो सकता है। फिर आ जाते हैं धारा नंबर 84 के अंदर। ये क्या है? विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगर पालिका निधि का विशेष उपयोग। भाई कोई स्पेशल कंडीशन है, स्पेशली काम आ गया, पता ही नहीं था ऐसा कोई, वैसे उस काम में कैसे होता है? तो वो भी राज्य सरकार के आदेश द्वारा नगर पालिका से नगर पालिका निधि के विशिष्ट भाग
या विशिष्ट अनुदान द्वारा या लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्ति की किसी मद हेतु या एक्ट के अधीन नगरपालिका को असाइन कर शुल्क या वसूलने हेतु क्या कर सकती है, नगरपालिका को पावर दे सकती है। विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का स्पेशल यूज करवाया जा सकता है। इस स्पेशल काम के लिए स्पेशल यूज हो सकता है। कैसे? राज्य सरकार के आदेश के बिना नहीं हो सकता, उसका आदेश होना जरूरी है। ठीक है, आया समझ में 84? वापस बताऊं, देखो वापस सुनो। देखो 84 विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का विशेष उपयोग। स्पेशल काम के लिए स्पेशल यूज करना है नगरपालिका निधि का। कैसे करेंगे? तो सिंपल है, राज्य सरकार का आदेश होगा तभी होगा नगरपालिका से। कैसे? या तो नगरपालिका निधि है भाई, नगरपालिका निधि है, वहाँ से 50 जगह से पैसा आता है, तो इन 50 में से मान लो नगरपालिका ने बोला कि जो तुम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा पैसा कमाते हो वो वाला पैसा क्या करो आप इस काम में लगा दो। किसमें? बच्चों की पढ़ाई में। आई समझ में कुछ? मान लो आपके पास 10 जगह से पैसे आ रहे हैं, एक पैसा आ रहा है आपका कि आप कोई समाज सेवा करना चाहते हो और आपका मान लो 10 जगह से पैसा, मतलब आप 2 बिजनेस करते हो, 2 बिजनेस में से आपका एक बिजनेस से पैसा आ रहा है, एक आपने पेट्रोल पंप खोल रखा है और एक आपने शराब का ठेका खोल रखा है, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, ठीक है मान लिया। तो आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा ठेके वाला काम करता हूँ तो मैं कुछ सोशल वर्क करूँ, तो आप जो ठेके से कमाते हो उसका 20% क्या करते हो आप, उसमें से 20% उठाया और आप क्या करते हो बच्चों की पढ़ाई के अंदर उसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वाला काम हुआ फर्स्ट वाला कि नगरपालिका निधि के किसी विशिष्ट भाग, नगरपालिका से 50 तरह से पेमेंट आता है, उसमें से किसी एक पेमेंट को पकड़ा कि यहाँ से पेमेंट हुआ, उस पेमेंट को पकड़ा और उस पेमेंट से क्या किया, बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, किसी और अच्छे काम में लगा दिया। ठीक है, फिर इसके अलावा विशिष्ट अनुदान क्या होता है, राज्य सरकार नगरपालिकाओं को 50 तरह से अनुदान देती है, अलग अलग टाइप के 50 अनुदान आते हैं। उन 50 अनुदान में से क्या करा, किसी एक स्पेशल वाला अनुदान पकड़ा, उस अनुदान में से किसी कोई स्पेशल काम के लिए पैसा लगा दिया। या फिर लेखा शीर्ष, अब मैंने आपको 5 लेखा शीर्ष बताए थे, एक 6 एक कॉमन वाला बताया था, 6 लेखा शीर्ष बताए थे। उन लेखा शीर्ष के अधीन प्राप्त होने वाले पैसे की किसी मद से आप ये काम कर दो। या फिर एक्ट के अधीन नगरपालिकाओं को असाइन कर, मान लो नगरपालिका भाई एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाती है, तो मान लो एडवर्टाइजमेंट के पैसे को किसी और जगह लगा रही है, या शुल्क की कोई पार्किंग का शुल्क मिलता है, पेमेंट मिलता है, उसको कहीं लगा रही है, ये कोई जुर्माना स्पेशल जुर्माना है, उसको क्या कर दिया कि भाई इस जुर्माने से जो पैसा कमाएंगे हम तो वो ये इस कॉलोनी की साफ सफाई में लगा देंगे, इस काम में लगा देंगे। अब आया समझ में कुछ? भाई कहीं स्पेशल जगह से आने वाले पैसे को किसी स्पेशल जगह में लगा देना, ये क्या कहलाता है, धारा 84 कहलाता है। इतना से समझ लेना है। आगे समझ में आ जाते हैं धारा नंबर 85। ये क्या है, लेखाओं का संचालन, जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स होंगे, उनका संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। तो नगरपालिका निधि से भुगतान राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगा। बस एक लाइन ये याद रखनी है इसमें, भाई जो भी पेमेंट होगा नगरपालिका निधि से वो राज्य सरकार के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। ये 85 में है। फिर आ जाते हैं हम 86 पे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 86 क्या है, अधिशेष धन का निवेश। अधिशेष धन यानी जो पेमेंट बचा हुआ है, जो पैसा बचा हुआ है, उस पैसों का कैसे यूज करेंगे ये बता दिया भाई। बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारे में कुछ खर्च कर दिया, उसके बाद कुछ सेविंग बच गई, उस सेविंग का क्या करना है, ऐसे करना है। या तो आप ट्रांसफर कर सकते हो उस सेविंग को, कहाँ पर, नगरपालिका निधि के लेखा शीर्ष से का अधिशेष नगरपालिका निधि की किसी दूसरी लेखा शीर्ष में ट्रांसफर कर देना। जैसे कि मान लो मैंने आपको 4-5 बता रहे हैं, उसमें एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, एक सीवरेज वाला है। दोनों से समझ लेते हैं कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 10 लाख रुपए अलॉट हुए थे, उसमें से 8 खर्च हो गए, 2 बच गए, 2 लाख रुपये बच रहे हैं अभी सर नगरपालिका के पास। लेकिन सीवरेज के लिए 10 लाख दिए थे, 12 लाख खर्च हो गए, 2 कम पड़ रहे हैं, तो ये 2 लाख इसमें से इसमें ट्रांसफर, यानी SWM से सीवरेज में वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। एक तो ये है। लेकिन मान लो ये है कि अभी तक इसके 10 लाख खत्म ही नहीं हुए, इसके 10 पड़े हुए अभी, इसमें से भी 2 बच गए, इसमें से भी 1 बच रहा है, तो क्या होगा, ऐसे तो ट्रांसफर करेंगे नहीं कि भाई उधर बचा हुआ है तो बीज डाल दिया एक्स्ट्रा, नहीं ऐसा नहीं करते। फिर क्या करते हैं, यदि अधिशेष धन अन्य लेखा शीर्ष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित लोक प्रतिभूति या राज्य की लघु बचत स्कीमों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो क्या कहते हैं, 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या पे, या तो जो पब्लिक पोर्टफोलियो निकालती है, क्या करती है सरकार, क्या करती है, एक सिक्योरिटी बॉन्ड निकालती है, एक पन्ना दे देती है, भाई हम सरकार हैं, हमको पैसे की ज़रूरत है, आप ये पन्ना पकड़ो। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, उनको ब्याज देती है। तो वो पन्ना एक तरह से बहुत बॉन्ड होता है, जैसे कि नहीं होता कि बहुत सारी कंपनियां बॉन्ड निकालती है, अपना शेयर निकालती है, ऐसा निकालती है, वैसे राज्य सरकार अपना एक पन्ना निकाल के देती है। सरकार पे सबको भरोसा होता ही है, तो उस पन्ने के बदले सरकार को पैसे दिए जाते हैं। सरकार उस पैसे को 5 साल 10 साल 15 साल के लिमिट के साथ उन पैसे को रखती है और साथ में उन पर ब्याज देती है। एक तो ये हो गया।
और एक राज्य क्या करती है, लघु बचत स्कीमें चलाती है, छोटी छोटी स्कीम। भाई 10 साल के लिए पैसे डालोगे तो आप डबल करके दे देंगे, ऐसा कुछ। तो उन स्कीम में पैसे डाल सकते हो या इसमें पैसे डाल सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ भी नहीं डालना तो दूसरी कंडीशन है, और अनुसूचित जो बैंक है जिनकी लिस्टिंग की हुई है गवर्नमेंट ने, उन अनुसूचित बैंक में आप पैसा जमा करा सकते हो और वहाँ से आप ब्याज प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया किसमें, लघु बचत स्कीम में, लोक प्रतिभूति में, और वो क्या हो गई, थोड़ा कमज़ोर हो गया, पेमेंट कम मिला, लाभ हो गया तो लिख देंगे, और हानि हो गई तो डेबिट में लिख देंगे। तो जो भी खाता बना रखा है हमने लेकर पड़ेगा निधि वाला, उसके अंदर इसको ऐड करके अगर फायदा हुआ है तो क्रेडिट के अंदर, नुकसान हुआ तो डेबिट के अंदर डाल देंगे। ठीक है। ये सारी कॉमन बातें इसके अंदर की गई है, किसमें, 86 के अंदर। ठीक है। तो आज हम 86 तक ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला बजट वाला है, इसको हम कल रिवीजन करेंगे, साथ में इसको पूरे को एक साथ पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, पूरा हमारा अध्याय नंबर 5 का। ठीक है। तो आज हम 86 तक इसको कवर कर देते हैं। ओके। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। साथ ही आशा करते हैं आपको क्लासेज अच्छी लगेंगी। नोट्स के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे लगता है आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की दर हमारे दिवाली टाइम पे बहुत कम हो गई है, स्टार्टिंग में अच्छी थी, फिर बीच में डाउन, फिर अच्छी। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम सब्सक्राइब करें, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करें, वही हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। बाकी चीज़ें तो होती रहेगी, चलती रहेगी आराम आराम से। ठीक है। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।